कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अर्थशास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पे लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना। और आप यहाँ पर इसको पूरे याद कर लेते हैं तो पूरी पूरी मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र के पेपर। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आपको यहाँ पर इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 80 अंक ला सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 है, विषय अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य समूह। ठीक है, अच्छा 12वीं पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अर्थशास्त्र का पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर याद करना है। तो आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। तो आपका इसका ऑप्शन आता साधनों की प्रचुरता, और बाता साधनों की सुविधा, और साता साधनों की ठीक है दुर्लभता, और दाता साधनों की कीमत। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, साधनों की दुर्लभता। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता निकट प्रतिस्थापक, बाता समरूप है, और सा आता आपका विभेदीकृत, और दाता घटिया। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, समरूप। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए, दी गए रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, और बा आता पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, और सा आता लोचदार पूर्ति, और दा आता बेलोचदार पूर्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दिए गए रेखा चित्र प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मैं आपका जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, आपको ध्यान से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। तो आपका चौथा आता हुआ है, लाभ जो एक फर्म में सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है कहलाता है। तो आपका आता अधिक सामान्य लाभ, और बा आता आपको उद्यमशीलता। ठीक है, और सा आता लाभ बिंदु, और दाता न्यूनतम लाभ। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वह है लाभ जो एक फर्म में सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है कहलाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, अधिक सामान्य लाभ। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता है, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए कीमत की निर्धारित न्यूनतम सीमा को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, न्यूनतम निर्धारित कीमत। फिर आपका छठवां आता है, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ ठीक है आपका वस्तु की मांग बड़ी है वस्तु की पूर्ति से, और वस्तु की मांग छोटी है वस्तु की पूर्ति से। ठीक है, फिर सात वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, और दाता वस्तु की मांग बराबर नहीं है वस्तु की पूर्ति। तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सा, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर को याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला था बजट रेखा की प्रवणता डोडो होती है। तो जो आपके यहाँ पर बजट रेखा की प्रवणता है वो आपकी होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आता है दूसरा, उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है और निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घट जाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका घट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा, सीमांत उपयोगिता डॉट डॉट में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो जो आपका तीसरा दिया गया है सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कुल उपयोगिता। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तुओं की मांग जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। फिर चौथा आता है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें डॉट वस्तुएं कहा जाता है। तो जो आपका चौथा दिया गया है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका पूरक हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा, कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा डॉट डॉट का जोड़ होती है। तो यहाँ पर कुल स्तर, ठीक है, कुल स्तर का जोड़ होती है। तो इसका आंसर आपका कुल स्तर हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका 6 माह आता है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पादन, ठीक है, शून्य होता है। तो इसका आंसर आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 3 आता सत्य सत्य बताइए। ठीक है, 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अल्पकाल में कुछ लागतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा आपका आता है उत्पादन फलन को Q बराबर एफ एल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता है जॉन मेनार्ड कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर चौथा आता आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो आपका यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका आता पाँचवां, नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है यह स्टॉक संकल्पना है। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर 6वां आता है ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपका यह भी असत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहला आपका आता है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इस साइड भी यहाँ पर दिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि 7 नंबर की रहेंगी। तो हम सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है वस्तु विनिमय। तो इसको आपको, ठीक है, वस्तु विनिमय को आपको मैच कर देना है दोहरे संयोग की आवश्यकता से। और जो दूसरी आती है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपको विनिमय का माध्यम से मैच कर देना है। और तीसरी आती है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को आपको सिंपली सा मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, ये आपकी तीसरी। चौथी आती है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इसको मैच कर देना आपको सी बटे में वाई से, ये आपकी चौथी। और औसत उपयोग प्रवृत्ति, तो 5वीं को आपको मैच कर देना एस प्लस सी बराबर 1 से। और जो 6वीं आपकी दिए अतिशेष बजट। तो अतिशेष बजट को आपको मैच कर देना सरकारी आय बड़ा है सरकारी व्यय, ये आपकी 6वीं। और जो 7वीं आती है घाटा बजट। तो इसको आपको सरकारी आय, ठीक है, छोटा है सरकारी व्यय, यानी सरकारी आय छोटा है सरकारी व्यय। तो ये आपकी 7वीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार क्या था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। और दूसरा आता लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कैसे कौन करता है। फिर आपका तीसरा आता व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं। और राजस्व घाटा का सूत्र लिखिए। 5वां आता उपभोग प्लान क्या है और निवेश क्या है। 7वां आता पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मुद्रा की दर को सरकार द्वारा स्थिर रखा जाता है। और दूसरे का आंसर रहेगा यह बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। और तीसरे का आंसर रहेगा व्यापार संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात शामिल होता है। और चौथे का आंसर रहेगा आपका राजस्व बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। और 5वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर दिया गया और आपका 5वें का आंसर। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 6वां है और 7वां, इसका आंसर वीडियो के लास्ट में कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका 6 आता। ठीक है, बाजार मांग का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। बाजार मांग का मतलब है कि, ठीक है, आप यहाँ पर बाजार मांग का मतलब किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। यह सभी संभावित ग्राहकों की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है मांग की लूच का अर्थ लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 7वां आता है स्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किसी दूसरी वस्तु के बदले में किया जा सकता है उन्हें स्थापन वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं एक ही उद्देश्य को पूरा करती हैं। अर्थशास्त्र में स्थापन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से स्थापन वस्तुओं के उदाहरण भी आपके दिए हैं। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया, ठीक है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो दोनों में से आपको एक करना है। तो हम आपको ऊपर वाले का आंसर कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका 8वां आता स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए स्थिर लागतें वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा अथवा उत्पादन
कि आकार के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 8वें का अथवा आता है परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां आता कुल संप्राप्ति को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुल संप्राप्ति का मतलब है कि किसी कारोबार ने अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो रकम हासिल की है इसे TR से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। जो इसका अथवा आता है लाभ अधिकतमीकरण को समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता हम कब कहेंगे कि किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा जब किसी कीमत बाजार में किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति से ज़्यादा हो तो उस वस्तु के लिए अधिक मांग होती है। इसे अतिरिक्त मांग भी कहा जाता है। ठीक है, अधिक मांग की वजह से बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे बाजार में ठीक है आप यहाँ पर वैलिडिटी की कमी हो सकती है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है, तो इसका आंसर आपको खुद करना। ठीक है, फिर आपका 11वां आता श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए श्रम बाजार। ठीक है, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और आपूर्ति के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। इस बिंदु को संतुलन मजदूरी दर कहते हैं। फिर जो आपका इसका अथवा आता संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता सकल घरेलू उत्पाद GDP का अर्थ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इस तरह से पूरा आपको सालाना आधार पर की जाती है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है इसका अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। ये आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आएगा जिन वस्तुओं का इस्तेमाल उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इन्हें तैयार माल भी कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं उत्पादन और विनिर्माण का अंतिम परिणाम होती है। इन्हें आमतौर पर दुकानों में या बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा आता है पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया ठीक है निजी आय को संक्षेप में समझाइए। और फिर आपका 15वां आता है समग्र मांग के 2 संगठक बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके समग्र मार्ग के ठीक है समग्र मांग के 2 संगठक हैं उपभोग और निवेश। तो आप यहाँ पर दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया ठीक है प्रभावपूर्ण मांग के 2 निर्धारण तत्व बताइए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है 16वां आता है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थशास्त्र में भेद को स्पष्ट कीजिए कोई 3। ठीक है, आपको 3 भेद आपके यानी 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में आपके अंतर दिए 4। ठीक है, तो यहाँ से 3 अंतर आपको याद करना है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा दिया गया ठीक है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका आता 17वां मांग का नियम क्या है रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, इस 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका 7वें का अथवा दिया गया है अनादिमान मानचित्र क्या है रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है ठीक है पूंजीगत व्यय को 3 बिंदुओं से समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है इसका अथवा वस्तु एवं सेवा कर GST को 3 बिंदुओं से समझाइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए खुली अर्थव्यवस्था देशों में ठीक है देशों के बीच व्यापार होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में देश के अंदर ही व्यापार होता है। खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश और पूंजी प्रवाह होता है, वहीं बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के लिए व्यापार और निवेश को सीमित किया जाता है। ठीक है, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 19वें का अथवा दिया गया ठीक है अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है ठीक है निम्नलिखित को रेखा चित्र की सहायता समझाइए। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग
और इसका आपका दूसरा पूर्ण आता है पूर्णतया बिलोचित द्रव्यमान, ठीक है। और इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए, ठीक है। तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन और लागत से जुड़े समय की अवधि को दर्शाने वाली अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 21वें का अथवा है, ठीक है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, समझाइए। फिर आपका 22वां आता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही जो आपका 22वें का अथवा था, विमुद्रीकरण की भूमिका को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। 23वां आता है, उदाहरण की सहायता से गुणक के कारकरण की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।